तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। अगर एक इंसान कोशिश करे और एक फील्ड में भी कामयाबी पा ले तो उसे कामयाबी माना जाता है, लेकिन आज हमारे पास जो आई हैं उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में कोशिश की और सब फील्ड्स में कामयाबी भी प्राप्त की। तो आइए उनका एवी देखते हैं। मशहूर थिएटर आर्टिस्ट डॉली ठाकुर का जन्म 10 मार्च 1943 को हुआ। बीबीसी लंदन से रेडियो और टेलीविजन में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने मुंबई दूरदर्शन से, जो कि उन दिनों बॉम्बे दूरदर्शन के नाम से जाना जाता था, बतौर इंग्लिश न्यूज रीडर अपना काम करना शुरू किया। एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ऑल माई सन्स और बर्थडे पार्टी जैसे कई अंग्रेजी नाटकों में काम किया। उन्होंने एटनबरो की इंग्लिश फिल्म गांधी में कास्टिंग करने के बाद कई अंग्रेजी फिल्मों में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट भी काम किया। आजकल डॉली जी कई सामाजिक कार्यों के साथ साथ विशेष रूप से विमेन एम्पावरमेंट सेक्शन में कई योजनाओं में एक्टिव हैं। तो कोशिश से कामयाबी तक का उनका ये सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं। तो ये थी डॉली ठाकुर। अब आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। डॉली, हाय किरण। हाय, कैसी हैं आप? आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सो एम आई। आइए यहाँ बैठिए। तो डॉली, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज इतने सालों के बाद दूरदर्शन में आकर जहाँ की आपने काम किया, इंटरव्यू देते हुए आपको कैसा लग रहा है? मेरी शुरुआत इन दीवारों के बीच हुई है। हाँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी लोग मेरी उम्रों के 20 साल कम थी हैं, 30 साल कम थी, मगर वो मुझे पहचानते हैं या नाम पहचानते हैं। इतनी प्यारी तरह उन्होंने मेरा स्वागत किया कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं बहुत खुश हुआ आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो बताइए आपकी जर्नी बचपन से ही शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? किरण, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कभी अपना हाथ नहीं फैलाया किसी काम के लिए भी। ये नहीं कि मुझे ये काम दे दो या मुझे ये पार्ट दे दो या मुझे कुछ चाहिए। मगर ये शुरुआत मेरी शायद 6 साल की उम्र में हुई होगी। मेरे फादर एयरफोर्स में थे। हम लोग पालम से और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, जाया करते थे, वहाँ पे एक टीचर थी, बड़ी खड़ूस थी, जिससे सब लोग डरते थे। और तुम जानो 6 साल की उम्र में तो हम लोग अपने पैंटीज में ही सुसु किया कर देते थे। मगर तो एक दिन मैं वहाँ, हम लोग जल्दी जाया करते थे क्योंकि ट्रक्स में जाते थे, और 6 साल की उम्र में 7 साढ़े 7 बजे हम पहुँच गए वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे देखा कॉरिडोर में जाते हुए, तो बोली, ज़ोर से चिल्लाई, कम हियर गर्ल। तो मैं तो घबरा गई एकदम। तो मैं खैर गई उनके पास, तो कहने लगी, आर यू इन द परेड? उस स्कूल के कोई शो हो रहा था, परेड हो रही थी। तो आई सेड नो मिस। तो कहने लगी, come tomorrow or come at 9 o'clock to the grounds. And I led the whole school. Why? Because my uniform was the whitest of all the other girls. अच्छा। और वो मेरी माँ धोया करती थी या कोई घर में धोया करता था। मगर तब से मैंने कभी किसी चीज़ के लिए पूछा नहीं। I mean, here was I leading the school, झंडा लेके जा रही थी। उसके बाद मैंने, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, हमारा ट्रांसफ़र हैदराबाद हुआ। मैं 10 साल की थी। वहाँ पे हम इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग को ले जाते थे कि ये थोड़ी के पैसे दे के अपना एडमिशन मिल जाए। तो वहाँ पे मैं मुझे क्लास में
लिया गया 3rd स्टैंडर्ड में और टेस्ट के लिए, और वहाँ भी एक बड़ी खड़ूस टीचर थी कॉल मिस गिलबर्ट करके, और उन्होंने कहा रीड, तो मैंने पढ़ा एंड इंग्लिश में एक पैराग्राफ या जो भी कुछ दिया गया था, मैं 10 साल की उम्र में क्या दिया जाता है। शी टर्न्ड अराउंड टू द क्लास एंड शी सेड दैट इज़ द वे टू रीड चिल्ड्रन, और सबने तालियां बजाई। तो वो गूंज तालियों की और अप्रिसिएशन मेरी ज़िंदगी का ही, तो तभी से आपने रो सोच रहा लिया है। कि मुझे तो थिएटर और ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ अलग अलग तरीक़ों से। क्योंकि डॉली जी आपका जो ग्राफ रहा है वो बहुत ही वाइड रहा है, मतलब रीडर, न्यूज़ रीडर से लेकर एक्टर से लेके डायरेक्टर से लेके कास्टिंग से लेकर बहुत सारे भिन्न भिन्न एरियाज़ में आपने काम किया और हर एरिया में आपने एक रिकग्निशन पाई है, सक्सेस पाई है। तो सबसे पहले जो आपकी जर्नी में जो सबसे पहला वो काम था जिसने आपको रिकग्निशन दी, वो क्या था? ये आपको पता नहीं पसंद आएगी, दूसरों को पसंद आएगी या नहीं, मगर मैं मिरांडा हाउस में थी और बहुत खूबसूरत एक लड़की मेरी रूममेट थी, और हमारे कॉलेज के एनुअल प्लेस का रिहर्सल या ऑडिशंस हो रहे थे, रिहर्सल चल रहा था बल्कि, और मैं नहीं थी। मैं तो कानपुर से आई थी, काली सी, छोटे तेल वाले बाल और छोटे छोटे ऑड कपड़े पहने हुए, मगर वहाँ पे मेरे को मेरी रूममेट ने कहा कि ये किताब मुझे चाहिए, तो मैं रिहर्सल में वो किताब देने गई। अब एक कृष्णा ईसलॉफ करके हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, जो मेरी ट्यूटर भी थी मिरांडा हाउस में, और मैं जैसे आई मैंने कहा मिस कैन आई प्लीज़ गिव दिस टू जो भी कोई थी वहाँ पे। सो शी टर्न अराउंड एंड सेड डू यू एक्ट, एंड आई सेड यस मिस, क्योंकि स्कूलों में मैंने किया क्या हुआ था? So she threw the script at me and said, here. And I was playing the lead. She gave me that part. She turned to the other girl and said, thank you very much. And that I was playing the lead. I played the Queen of Antioche with Amitabh Bachchan playing one ordinary little fellow standing क्या over बात कर रही हैं आप? So my association with these people has been so great. And I was a Kali Kaluti Choti si, and I played the Queen of the Antioch. And he, who was tall, magar झुका हुआ बहुत था उन दिनों में, इतना उसमें वो नहीं था, एंड ही प्लेड ज़ियस, वो स्टेज के नीचे खड़ा होता था, एंड आई वुड बी ऑन स्टेज एंड आई वाज प्लेइंग एंटी। ओके, उसके बाद हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशंस में गए, तो उसमें मेरे साथ कबीर बेदी गया। कबीर बेदी भी उन दिनों में सेंट स्टीवंस में था। तो मेरी जो इर्द गिर्द के जो लोग थे, हाँ, जिन्होंने आज अपना नाम कमाया है, हम लोग सब साथ थे। तो मेरी शुरुआत उन सब के साथ हुई। फिर मैं एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं कानपुर में थी, मगर उन दिनों में ऑल इंडिया मिलिट्री एकेडमी देहरादून में डिबेट्स और एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट हुआ करते थे। तो उसमें कानपुर जो यूनिवर्सिटी नहीं थी उन दिनों में, आगरा यूनिवर्सिटी थी, और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी का बहुत चाह था कि मैं वहाँ जाऊँ। हाँ, तो मगर मैं आगरा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने गई। वहाँ पे मेरे साथ जिन्होंने पार्ट लिया और जो फर्स्ट आए वो थे वजाहत हबीबुल्ला, जो अंडमान्स के गवर्नर रहे और फिर हमारे माइनॉरिटी कमीशन के भी चेयरमैन थे। सेकंड थी वो और वजाहत था डून स्कूल का लड़का। सेकंड थी अंबिका सोनी, जो शायद सब पहचानते होंगे कि वो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी जी। और थर्ड थी मैं, हाँ। आगरा यूनिवर्सिटी की। मगर उसमें भी मैंने देखो मैं किन किन के साथ थी, उस वक्त तो नहीं पता था ये कौन है, मगर वो लोग दिल्ली वाले थे। देहरादून का डून स्कूल का तो नाम आप जानो कहाँ था। तो मेरी जो शुरुआत हुई है, फाउंडेशन हुई है, वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ हुई है, और इन्हीं चीज़ों ने मुझे वो साहस दिया, कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन डॉली, आपकी ना जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही स्टाइल में आप इंग्लिश बोलती हैं। आपने कैसे सीखी? मेरे इंग्लिश एक्सेंट के बारे में जो हमारी टीचर्स हुआ करती थी उन दिनों में, वो लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, हाँ। और उनका एक्सेंट भी अच्छा था। वो लोग सब अंग्रेज़ी में उन लोग का ज़्यादा स्ट्रेस रहा करता था। मगर मैं बीबीसी की बात बताऊँ,
मेरे को मेरा पहला जॉब जो मिला वो एज एन असिस्टेंट एडिटर एट द ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस दिल्ली में। और तुम जानो ब्रिटिश था तो क्वीन के बर्थडे पे पार्टीज़ हुआ करती थी जिसमें पूरी टब्बर को बुलाया जाता था और वो हाई कमिश्नर के घर पे हुआ करती थी। तो मैं भी चली गई वहाँ पे, अगेन एज आई सेड, तेलों में बालों में तेल और वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो एक बहुत खूबसूरत शख्स मेरे पास आया, वो भी बेचारा अकेला ही खड़ा था। ही लुक लाइक स्टुअर्ट ग्रेंजर, अगर स्टुअर्ट ग्रेंजर किसी को याद हो तो, बहुत बढ़िया बॉलीवुड का एक्टर, हॉलीवुड का एक्टर था। तो ही केम, दिस मैन केम अप टू मी एंड सेड, एंड व्हाट डू यू डू? And I said, I'm a sub-editor, and I was a very junior assistant sub-editor or something. And he said, have you been to London? And I said, no. अब उन दिनों में मेरे को ये वो था कि जो लंदन जाते थे वो सिर्फ एम्बेसडर्स के बच्चे हुआ करते थे या बड़े-बड़े जजेस मतलब, के, हाँ। नॉट और एमपीज के तो कभी भी नहीं, बिजनेस वाले भी नहीं जाया करते थे, महाराजाज, यू नो, सिर्फ उनके बच्चे जाया करते थे अब्रॉड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या कहाँ भी। So he said, would you like to come? And I said, yes. But I said, you know, my father is a poor little Air Force officer. He can't, I mean, we can't afford. उसी के साथ खड़ा हुआ एक पासपोर्ट ऑफिसर था ब्रिटिश, जिसको मैं जानती थी। तो उसने मुझसे कहा, do you want to go, Dolly? And I said, oh, I'd love to. You won't believe it, किरण, दूसरे दिन उसने मुझे सारे पेपर्स भेजे, उसने मेरा पासपोर्ट बनवाया, मुझे एंट्री परमिट दी। ये मैं 1965 की बात कर रही हूँ। और वहाँ उन दिनों में लंदन जाना या कहीं अब्रॉड जाना, एक तो आप सिर्फ 5 पाउंड्स लेके जाया करते थे या 3 पाउंड लेके जाया करते थे, और एंट्री परमिट चाहिए थी। ये नहीं कि टिकट खरीदा और चले गए। मगर उससे and David Stride, जो head of the World Service था, the man that I met, who said, if you come to London, I'll have a job for you. तो मैं तीसरे दिन लंदन में जब मैं थी, मैं BBC गई, मैंने डेविड स्ट्राइड को फ़ोन किया। He said, come and see me, and I went and saw him. और मैं एक बड़ी प्यारी कहानी बताऊंगी यहाँ पे कि एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे डेविड स्ट्राइड का फ़ोन आया। मैं ओवरसीज़ इंफॉर्मेशन में थी वहाँ पे, और उसने कहा कि देयर समबडी आई वांटेड टू मीट हु इज़ गोइंग टू इंडिया। तो मैं उसके ऑफिस गई, एंड दैट मैन asked me questions like, do I have to take baby powder to India? Do we have to sit under a mosquito net in the evenings? And that man was Mark Tully. Oh my God. Can you believe it? And you know, I mean, God. From that, look at the man, look what he became, and look at the authority he was on India. Unbelievable. और वहीं पे एक रानी दुबे करके हुआ करती थी, जो अच्छा वहाँ पे, क्योंकि मैं थिएटर में शौक था मुझे और करना चाहती थी, तो जितने भी हिंदुस्तानी थे वहाँ पे, भारतीय थे, हम लोगों ने इंडिया हाउस में कहीं हम लोग मिले और मिलके छोटा सा ग्रुप फॉर्म किया थिएटर का। और उसमें थे सईद जाफरी, जोरा सहगल, कुंवर सिन्हा, रानी दुबे, शिवेंद्र सिन्हा, विनोद पांडे, और हम लोगों ने कहा कि हम नाटक करेंगे। तो उस वक्त मेरे घर में रिहर्सल्स हुआ करते थे, और हम लोग ने सोचा कि इसका नाम रखेंगे काडा, कलर्ड एक्टर्स ड्रामेटिक एसोसिएशन। 2-3 चीज़ें हम लोगों ने की वहाँ पे। मुझे याद है कि विनोद पांडे ने मुझे एक प्ले में डायरेक्ट किया, शायद त्रिकोण का चौथा कोण, नहीं, हद हो गई या कुछ ऐसा था। हिंदी में था प्ले? हिंदी में था प्ले। और हमने इंडिया हाउस के लिए, इंडियन एम्बेसी के लिए, पता नहीं रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे किया था या दिवाली पे किया था। और उसमें चीफ गेस्ट थे सईद जाफरी। और वो प्ले छोटी सी, मैं एक वो बताऊंगी कि शुरू होती है कि बारिश हो रही है और कार ख़राब हो जाती है कहीं जंगल में, तो जो ऑक्यूपेंट्स थे वो उतर के एक छोटी सी झोपड़ी में जाते हैं। उस झोपड़ी में एज इट हैपन्स जो लेडी उतरती है गाड़ी से, वो उसकी एक्स लवर थी। अच्छा। तो खैर, और क्योंकि बारिश हो रही थी और विनोद पांडे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा नहीं बारिश हो रही है, तुम बारिश में एंटर करोगी। मेरी पहली एंट्री थी, तो लंदन में ठंड में बारिश, मेरे को गीली साड़ी पहनाई गई या पानी फेंका गया। चलो प्ले गया, लोगों ने तालियां वालियां बजाई ना बजाई,
जब स्टेज पे सईद जाफरी आए, he said the best thing I liked was Dolly's wet sari, which is what the Hindi film industry has been doing all along. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं डॉली ठाकुर से। तो डॉली, इसके बाद बताइए कि ये तो आपका लंदन का दौर रहा, फिर आप इंडिया वापस कैसे आई और क्यों आई? किरण, इससे पहले मैं अपने जर्नलिस्टिक करियर के बारे में बताऊंगी। लंदन में मैं 3 प्रोग्राम किया करती थी। मेक योरसेल्फ एट होम, लुक, लिसन एंड स्पीक, जो इमिग्रेंट्स के लिए था, वो मैं टीवी पे किया करती थी। पेपर मिल बर्मिंघम में मैं जाया करती थी, तो मैं वहाँ पे ये प्रोग्राम किया करती थी। इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, इन दोज डेज सिलोन को सिखाना कि गैस कैसे ऑन करते हैं, माँ को दूध पीना चाहिए, बच्चे दूसरों को नहीं देना चाहिए, प्रेग्नेंट मदर्स को। तो ऐसे प्रोग्राम थे जो मैं क्या करती थी। और 4.5 साल मैंने वो प्रोग्राम किया, और 4.5 साल तक मैंने BBC रेडियो पे, इंग्लिश बाय रेडियो में एक 9 साल की बच्ची का पार्ट किया। You know, so I've had varied experience. I've done a lot. Then the Indian High Commission started, माने Indian High Commission नहीं, मगर वो हमारा अड्डा हुआ करता था, मगर जो दूसरे लोग थे, प्रचारनी एक मैगज़ीन शुरू किया, जिसमें हम लोग मिलके और दूसरे जो लोग हिंदी सीखना चाहते थे उन्हें हिंदी सिखाते थे। मगर मेरी कहानियाँ बहुत लंबी है। मैं एक और बात बताऊँगी, मैंने हिंदी कैसे सीखी। मैं दिल्ली से गई थी, और उस वक्त हमारी हिंदी यही थी, जूता लाओ, खाना लगाओ, कुर्सी पे बैठो, इतनी थी। मैं जब 3 महीने बाद जब लंदन में, एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया कि माई नेम इज़ जेफरी रानो एंड आई एम फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड वी रैंग अप इंडिया to ask the BIS in Delhi to ask for an authority in Hindi to translate some scripts, और उन्होंने आपका नाम दिया है। तो मैंने कहा I can't speak Hindi at all, मगर मैं गई उनसे मिलने, और ये एक प्रोग्राम हुआ करता था शायद This is Britain, और it used to be broadcast in the scripts वो लोग दिया करते थे, उसका अनुवाद करना पड़ता था, और वो 8 मिनट की स्क्रिप्ट थी, और वो मॉरिशस, सेशल्स, चेन्नई, दोज डेज मद्रास, कोलंबो और फिजी में ब्रॉडकास्ट किया जाता था इन हिंदी। और मैंने कहा देखो मुझे तो आते, नो वी आर डेस्परेट, यू हैव टू डू इट, बिकॉज डॉक्टर गौर जो ये प्रोग्राम किया करते थे, ही वाज द हेड ऑफ उर्दू एंड पर्शियन स्टडीज़ एट SOAS, द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड Asian studies, SOAS. So, and he had a brain hemorrhage. So they were desperate, and this program had to be recorded every Monday. So they said you have to do it. और ये क्रिसमस के टाइम था, तो मेरे यहाँ आए हुए थे रहने आदिल जस्सावाला, जिसको पता नहीं कि ये नाम आप लोगों को पहचाने लगेंगे या नहीं, वो बहुत बड़े पोएट हैं। डैरिल डिमोंटे जो सबसे बड़े एनवायरनमेंटलिस्ट जर्नलिस्ट हैं आज। माला सेन जो अब तो नहीं रही, मगर उन्होंने बैंडिट क्वीन जैसी लिखी। फ़ारूक धोंडी जो अभी भी सारे कॉलम्स लिखते हैं, और वो कैम्ब्रिज में थे। फ़ारूक और मैं 11 साल की उम्र से साथ थे, तो ये लोग मेरे यहाँ आकर रहे थे। मैं चेल्सी में रहती थी, तो ये लोग अपनी छुट्टियों में मेरे यहाँ, ये लोग सब कैम्ब्रिज में थे। तो मैंने फ़ारूक से कहा कि मुझे ये करना है। ही सेड हाँ, दोनों साथ मिल के करेंगे, एंड ही इज़ लाइक अ रेनेसांस फिगर इन माई लाइफ। तो आई सेड फाइन। तो मैं तो जाया करती थी BBC काम पे 9 से 5-6 बजे तक, और मैंने परमिशन ली थी कि फ़ारूक धोंडी लाइब्रेरी में बैठेंगे। उन दिनों में मेरे पास ये भार्गवास डिक्शनरीज नहीं थी, बाद में मेरी माँ ने वो भेजी दिल्ली से, तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और वो बैठ के पूरे दिन हम लोग उसको ट्रांसलेट किया करते थे। मुझे एक 8 मिनट स्क्रिप्ट करने के लिए एवरी वीकेंड 18 घंटे लगा करते थे। माई वीकेंड्स वर रूइंड इनिशियली, बाद में तो मैं अपने आप ही किया करती थी, और मुझे 45 मिनट्स लगा करते हिंदी थे। सीखी। तो ऐसे मैंने हिंदी सीखी। और उसके बाद मैंने
ये प्रोग्राम्स किए, मुझे फिर कॉलेजेस में इनवाइट किया गया। तो जो जो मैं आजकल मुंबई में कर रही हूँ वो ही सब मैं लंदन में मेरी शुरुआत हुई थी। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई हैड बिकम अ मेंबर ऑफ द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन, और वहाँ पे उनके वही वीकली या मंथली गेट टुगेदर्स हुआ करते थे। तो मेरे पास तस्वीरें हैं विद द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, तो यू नो थिंग्स लाइक दैट। आई मीन माय गॉड, यू कैन इमेजिन बहुत ही कलरफुल लाइफ आपने जी है दुनिया में। अच्छा ये बताइए, तो फिर इंडिया कैसे आई आप? ओके, इंडिया में इसलिए आई क्योंकि उन दिनों में दिलीप ठाकुर जो लिंकन्स इन में थे, वो मेरे हम लोग कभी रहे नहीं साथ, बट ही वॉज माई रेगुलर एस्कॉर्ट। और लंदन में होता है कि एस्कॉर्ट बन जाते हैं, और दिलीप ने कहा था आई डोंट वांट टू बी अ सेकंड। वो दिलीप अफ्रीका से थे, उन्होंने कभी पढ़े थे, बिशप कॉटन में थे बेंगलोर, मगर उन्हें इंडिया का कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो अफ्रीका से फ्लाई करते थे, सीधे स्कूल जाया करते थे, और जिस दिन स्कूल ख़त्म हुए उसी दिन वापस गए अमेरिका। आई मीन अमेरिका तो नहीं मगर लंदन, यूरोप छुट्टियाँ पे या क्या। तो जब मैं गई लंदन तो आई वॉज द फर्स्ट इन अ वे ऑथेंटिक इंडियन यंग वुमन दैट he'd met, and he was very impressed that, you know, but I was also in Miranda House. I had thought no end of myself. So, and he said, I don't want to be a उन दिनों में हाँ Enoch Powell रेस रिलेशंस की काफ़ी झगड़ा वगड़ा शुरू हो गया था लंदन में, एंड दिलीप हैड बिगन टू से आई डोंट वांट टू बी अ सेकंड क्लास सिटीजन इन London, and I will go back to India and live in India. And I used to say, Dilip, it's very difficult. Look at me, I can't afford a flat in India on the salary that I would get as a editor, sub-editor, whatever. And he said, no, I'm not going to live. So that is how Dilip came to India, and I followed him at that time to get married, which we did get married, but my marriage only lasted 15 months. But, you know, because people's aspirations change, सब कुछ बदल जाता है, you know. वो नए नए दिल्ली में बॉम्बे आए थे, खूबसूरत थे काफ़ी देखने में, माने हैंडसम थे, कि पंजाबी की तरह खूबसूरत नहीं मगर अच्छे थे, और बोला बहुत अच्छा करते थे, लिंकन्स इन में थे, लंदन से आए थे, तो तुम जानो लड़कियां बॉम्बे की तो सब फिदा थी उन पे, तो वो मुझे कहाँ देखने वाले थे, तो डिस्ट्रैक्शंस हो गई। तो 16 महीने के बाद शादी खत्म हो गई, तो उसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ा? आपको कुछ नहीं, सिंगल वुमन डिवोर्स होने के बाद शुरू में तो, क्योंकि देखो मैं एक ऐसे ख़ानदान से आती हूँ जो बहुत कंजर्वेटिव है, कुछ पैसा वैसा नहीं है, मगर हम लोग हार्ड वर्किंग लोग हैं। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, वो अपना महीने की तनख्वाह ला के मेरी माँ के हाथ में दिया करते थे, एंड शी यूज्ड टू रन द हाउस। वी ओ अ लॉट ऑफ आवर सोशल इंटरेक्शन टू माई मदर। My father was a very quiet man. वो एक orphan थे, brought up in missionary schools. तो उनका तो उनकी पूरी ज़िंदगी बस मेरी माँ और हम 4 बच्चे, मैं सबसे बड़ी थी, और मेरे पास 2 बहनें और 1 भाई भी है। और तो उनके तो he was the earning member, gorgeous man, very strict, very determined, did his work, but my mother was the one who made all the decisions. किससे दोस्ती करनी है, कौन से क्लब ज्वाइन करना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनसे पूछना था क्या कपड़े पहनने हैं, तो सब कुछ वो क्या करती थी। तो जब मैं दिल्ली आई तो मैं सीधी बॉम्बे आई, फिर शादी की, ये सब। उन दिनों में मैं ऑल इंडिया रेडियो के पास गई, क्योंकि मैंने रेडियो ही, जब टीवी तो था ही नहीं बॉम्बे में, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में, उन्होंने मुझे 300 रुपये की नौकरी का ऑफ़र किया। तो मैं पीजी अकोमोडेशन में रही थी कुलाबा में, वहाँ पे मैं 300 रुपये दे रही थी। तो मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की, एडवर्टाइजिंग में 500 रुपये मिले, तो उससे मैंने एडवर्टाइजिंग से शुरू किया, मगर मुझे एडवर्टाइजिंग बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि उन दिनों में एडवर्टाइजिंग थी वो चौड़ी पतलूनें पहने, पिंक चौड़ी टाइज और पिंक शर्ट पहन के अपने को एडवर्टाइजिंग कहा, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। मगर मैं उन्हीं दिनों में ऑल इंडिया रेडियो में वुमेंस वर्ल्ड करके प्रोग्राम हुआ करता था एवरी संडे, जो मैं कर रही थी, और मुझे बुलाया गया फैशन शो
को कंपेयर करने के लिए। और फैशन शोज़ भी बस शुरू हुए थे, ये अब 1970 की बात है। तो 1970 से मेरा नाम, फिर मैं फेमिना पे के कवर पे थी, ईव्स वीकली के कवर पे थी, एक और मैगज़ीन हुआ करती थी ऑन लुकर करके। तो मुझे मेरा नाम काफ़ी जाना पहचाना हो गया, मुझे बुलाया गया था डिफरेंट प्रोग्राम्स में। और वहीं से अब थिएटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो थिएटर में जब मैं लंदन में थी, बातें तो बहुत अच्छी करी आप डॉली जी, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं डॉली ठाकुर से। तो डॉली, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था जिसका आपने मुझे जवाब नहीं दिया, कि जब आपका डिवोर्स हो गया उसके बाद एक सिंगल वुमन इंडिया में, उस टाइम में एक सिंगल वुमन होना, किस तरह से आपने उससे हैंडल किया? किरण, जब जवानी तुम्हारे साथ होती है तो तुम कुछ भी ओवरकम कर सकते हो। हाँ। और मेरे को जितना प्यार मिला और एक्सेप्टेंस मिली बॉम्बे सोसाइटी से, उन दिनों में बॉम्बे था, अब मुंबई हो गया है, तो ये उसमें कोई ख़ास मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, धक्का नहीं लगा। हाँ। एक्सेप्ट कि मैं बड़े कंजर्वेटिव फैमिली से आई थी, तो मुझे यही लगा कि मेरे उनको बुरा क्या लगेगा, दुख पहुंचाऊंगी। वैसे वो काफ़ी यूज्ड टू थे, क्योंकि मैंने आउटसाइड द कम्युनिटी अगर कह रहे तो शादी की, अपने आप चुना लड़के को, तो वैसे ही मैं काफ़ी धक्के उनको दे चुकी थी। तो और अब ये भी, मगर इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि एलेक पदमसी मेरी ज़िंदगी में आ चुके थे। अच्छा। उन्होंने और इसीलिए क्योंकि कोई दिलीप की बहुत छोटी छोटी बातें थी, वो मुझे ग्रिनिंग जैकनेप्स बुलाया करता था। He had reduced my confidence to nothing, and in the midst of that, when जब आप किसी से मिलो जो आपको कहे can I drop you here, can I drop you there, can we you know, आपको अच्छा लगा कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट, उसी से मैंने हम लोग की दोस्ती बढ़ी। You felt totally comfortable with Dilip. I was never comfortable because। और ये बताइए कि एलेक्स से आपने कभी शादी नहीं की? मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। कितने साल आप इकट्ठे थे? 13 साल। मगर मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी शादी करने की, क्योंकि he gave me that much affection, that kind of respect, that kind of everything. I didn't know that the man changes every 10 years. वो अलग बात है। मगर और उसका धक्का मुझे काफ़ी लगा, क्योंकि 10 साल तक मुझे आप एलेक के साथ थी और फिर उसके बाद पर 13 साल थी आप उसके साथ, तो 10 साल के बाद 13 साल के बाद जब वो चले गए, तब मुझे 10 साल लगे रिकवर करने में। ओह माय गॉड। और मगर मुझे अब कोई अफसोस नहीं है। मेरा बेटा है और क्वासार उसका नाम है। और क्वासार नाम मतलब कहाँ से लिया? हाँ, ये भी मैं बताऊंगी। जब मैं शायद क्वासार 1 महीने का भी नहीं था, हाँ 1 महीना का मेरे पेट में। और एलेक और मैं उन दिनों में बैंड स्टैंड बांद्रा में मुंडेर हुआ करती थी। और मेरी बहन बिल्कुल सामने रहती हैं, शाहरुख घर के सामने पास। तो मैं एलेक और वो लोग जल्दी सो जाते थे और एलेक को हमारी आदत नहीं थी, तो हम लोग वॉक को गए और हम उस मुंडेर पे बैठे हुए थे। अच्छा, उन्हीं दिनों इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल, अच्छा भुट्टो का पूरा किस्सा चल रहा था पाकिस्तान में, और उन्हीं दिनों इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें भुट्टो ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कासा, QASA, जिसका मतलब था द राइटिंग और द करेक्शन ऑफ ऑल रॉन्ग्स। तो जब एलेक और मैं मुंडेर पे बैठे हुए थे और हम लोग नाम सोच रहे थे, तो आई सेड एलेक, हाउ डू यू लाइक द नेम कासा, क्योंकि मुझे क्यू से पसंद आया। तो ही सेज, डॉल, इफ़ वी कीप कासा इट विल बिकम कासा बम्बिनो, कासा पपीनो, और वो के क्यू नहीं रखेंगे। ही सेज, व्हाई डोंट वी ऐड अ यू, तो क्वा कोई मिसप्रोनाउंस नहीं करेगा। तो आई सेड फाइन। ही सेड, ओके, इफ इट्स अ गर्ल वी विल से क्वासा, but if it's a boy we will add the R to give it weight. Quasar. So we named him Quasar. और जब सुबह हम मैंने
मेरे बहनोई और मेरी बहन उठी, उनसे हमने कहा हाउ डू यू लाइक द नेम क्वासार, तो माय ब्रदर इन लॉ वाज द फर्स्ट वन हु सेज it's a satellite, it's which a galaxy, the light of which has just begun to reach the earth. And then we looked up the dictionary, और उसमें लिखा हुआ है a very small star-like cosmic source of light and waves. So and that is how, and this fetus growing within me was never called anything but Quasar. वो पहले ही डिसाइड हो चुका था। अच्छा ये बताइए कि एक सिंगल मॉम, हाँ, आपने बेटे को अकेले पाला और वर्किंग वुमन ऊपर से, तो कैसे आपने हैंडल किया, और फाइनेंशियल प्रेशर ऊपर से? बड़ी प्यारी कहानी है। हाँ। क्योंकि क्वासार 2-2.5 साल का था जब एलेक मुझे छोड़ के गए, तो मेरे पास और कोई नहीं था, कोई नौकर नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, और मैं टीवी न्यूज़ पढ़ा करती, तो मैं क्वासार को दूरदर्शन लाया करती थी। और पहले तो उसको जो हमारी टेबल हुआ करती थी वो अलाउ किया गया था नीचे वहाँ पे बैठ के, क्योंकि 10 मिनट की तो न्यूज़ थी, 10 मिनट तो वो चुप रह सकता था। तो और फिर उसके बाद सारे जितने भी स्टूडियो में कैमरामैन और साउंड इंजीनियर्स जो भी थे प्रोडक्शन के, सब उसको खिलाया करते थे, क्योंकि हम लोग उन दिनों में न्यूज़ से पहले 2 या 3 घंटे पहले पहुंचा करते थे। हाँ। तो 3 घंटे बच्चे को भी खुश रखना, तो ये लोग सब उसको बेबी सिटिंग किया करते थे जब मैं न्यूज़, जो कि हम कहते कि अब्रॉड होता है ऐसा कि आप अपने बच्चे को काम पे ले आइए और उसको वहाँ रखिए। हमारे इंडिया में तो ऐसे सुना नहीं जाता है। मगर उसके बाद मैं क्वासार को हर जगह, क्योंकि मैं बहुत सोशल वर्क करती हूँ और मैं प्लेज में थी, तो उसके रिहर्सल हो रहे थे, तो और फिर टीवी पे आना, तो क्वासार को कहने लगा, जब वो 5-6 साल का था, एक प्रोग्राम हुआ करता था, एक क्या नाम उसका, मैं नाम भूल गया, बट यंग बॉय इन अमेरिका, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था, तो वो यही लोग बच्चे देखा करते थे। तो क्वासार सेड, मामा कांट आई बी अ लैच की बेबी, मैंने उसको चाबी दे ताकि वो अपने आप आके आ जाए, बिकॉज मैं उसको सारे मीटिंग्स में ले जाती थी, चाहे वो गवर्नर के घर में हो या तो फिर आपने उसके बाद उसको चाबी दी घर की? नहीं कभी नहीं दी। तो वो मेरे तो मगर वो और कहने लगा, मामा इट्स सो बोरिंग कमिंग विथ यू, क्योंकि मैं उसे सारी एडल्ट्स की चीजें हुआ करती थी, मगर मैं उसे लेके जाया करती थी। दैट्स व्हेन ही सेड कांट आई बी अ लैच की बेबी। तो अब उसकी उम्र 6-7 हो गई थी, तो मगर मैंने फिर उस वक़्त तय किया कि मैं इसको बोर्डिंग स्कूल में डालूंगी। तो इनफैक्ट बोर्डिंग स्कूल का तो जब एलेक थे साथ में, तब भी हम लोगों ने सोचा था कि इसको पहली चॉइस तो थी डून, मेयो, सनार, और सबको हम लोगों ने, जब वो 1 महीने का था तब अप्लाई कर दिया था, और जब ये 8 साल का हुआ तो मैं डॉम मोरेज, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना, और लीला नायडू, उसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, उनके यहाँ हम लोग डिनर पे गए थे। तो लीला ने मेरे से कहा कि वेयर इज़ माई सन गोइंग टू स्कूल। उसको सब लोग बहुत चाहते थे, क्योंकि पता था एलेक तो छोड़ के चला ही गया था, तो ये सबका बच्चा था। तो कहना ये वेयर इज़ ही गोइंग टू स्कूल, तो आई सेड डून, मेयो, सनार, एंड शी सेड नो, आई वॉन्ट यू टू सेंड हिम टू ऋषि वैली। अब मैंने ऋषि वैली का कभी नाम नहीं सुना था, मुझे यही नहीं पता था कि ये है कहाँ, मगर शी वॉज जिदू कृष्णमूर्ति's बड़ा कॉन्टैक्ट, और पुपुल जयकर, शी रोट इमीडिएटली टू पुपुल जयकर एंड टू ऋषि वैली एंड टू असित चांदमाल, जो उससे कनेक्टेड था। एंड बिफोर आई न्यू इट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, और वहाँ पे एडमिशन के लिए 2-3 साल रुकना पड़ता है, मगर क्वासार 9.5 साल का था जब उसको वहाँ लिया गया। जब हम लोग मैं इसको ऋषि वैली लेके गई, तो हम लोग का जो गेस्ट रूम था वो तैयार नहीं था, तो हम एक मुंडेर पे बैठे हुए थे, और क्वासार सैट थे, वो अपने पाँव मैंने हिला रहा था, और ही सेड, मामा द वाइब्स आर जस्ट राइट। दैट वाज इट। आई थॉट हाउ फैंटास्टिक, क्योंकि ऋषि वैली 365 एकर्स ऑफ लैंड, यहाँ वो कैथेड्रल स्कूल में था जहाँ पे बिल्डिंग है, कुछ नहीं। तो अच्छा ये बताइए, आपका सबसे सक्सेसफुल प्ले कौन सा रहा? अब तो वजाइना मोनोलॉग, क्योंकि वो 14 साल से चल रहा है, मगर जो मैंने पहले प्लेस किए थे, मेरा सबसे बढ़िया प्ले था डेथ ऑफ अ सेल्समैन,
जिसमें मैंने लिंडा लोमन का पार्ट किया था, एलेक ने विली लोमन का किया था, और वो मुझे सबसे अच्छा लगा था। हिंदी थिएटर? हिंदी थिएटर मैंने 3-4 प्लेज में किया है। सबसे यादगार तो तुम क्या जानो प्रीत, जो दिनेश ठाकुर ने किया, जिसमें मैंने बेगम का पार्ट किया था। इस बहुत अच्छे नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं डॉली ठाकुर से। अच्छा डॉली, ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें आपने की, उसमें से एक आपने कास्टिंग भी की और बहुत बहुत बड़ी फिल्म गांधी, रिचर्ड एटनबरो की जो फिल्म थी यहाँ पर, उसके लिए आपने कास्टिंग की। तो मुझे बताइए कि वो कास्टिंग का काम आपके पास कैसे आया और आपने क्यों किया? किरण, मैंने रानी दुबे का नाम लिया था। रानी दुबे मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी लंदन में, और वो इंडिया आई और एक दिन घंटी बजी, हु वॉक्स इन, रानी दुबे विथ रिचर्ड एटनबरो। और रिचर्ड भी आके गद्दे पे बैठा और हम लोगों ने बातें की। मैंने फिर एलेक को फ़ोन किया कि रिचर्ड एटनबरो इज़ हियर। उन दिनों में वो सर तो शायद हो ही गए थे मगर और कुछ नहीं, तो मैंने कहा कि वो आए हैं। तो एलेक अपना काम वाम ख़त्म करके 7 बजे वापस आए, और जैसे एलेक वापस आए तो अंदर आए तो रिचर्ड ने कहा, डॉल ही इज़ माई जिन्हा। और उन दिनों में मेरे घर में एक दीवार पे सारे थिएटर के फ़ोटोग्राफ्स हुआ करते थे, जो प्लेज हम लोगों ने किए। ख़ास तौर पे जो प्लेज एलेक ने किए थे, उन दिनों में मेरे प्लेज इतने नहीं थे वहाँ पे, अलग दूसरी दीवारों पे लगे हुए थे, मगर उसमें सारे जो प्लेज एलेक ने किए थे। एंड ही लुक्ड एट दैट एंड देन ही टर्न एंड सेड अ फ्यू डेज लेटर, वुड यू लाइक टू बी माई कास्टिंग डायरेक्टर? दैट इज़ हाउ आई गॉट द जॉब। अच्छा तो, ये बताइए, लेकिन हर रोल के लिए जब आपने कास्टिंग की, स्पेशली गांधी, क्योंकि गांधी एक हिस्टोरिकल, गांधी मैंने 498 स्पीकिंग पार्ट्स इंडियन किए। हाँ, जो फॉरेन पार्ट्स थे वो सब सूजी फिगर्स, हाँ, वो कास्टिंग डायरेक्टर थी लंदन, हाँ, की, उन्होंने किए। गांधी का पार्ट रिचर्ड एटनबरो एक प्ले देखने गए थे, निकोलस निकलबी, और इन्होंने उसमें बेन किंग्सली ने निकोलस निकलबी का पार्ट किया था। उसमें देख के उन्होंने उसको कास्ट किया, ही विल बी माय गांधी। और तो आई डिडंट कास्ट हिम। हाँ, नहीं, लेकिन जो बाकी जो भी इंडियन कैरेक्टर्स थे वो आपने कास्ट किए। तो जब आप कास्ट करती थी तो एक तो आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स थी, इमेजेस थी कि शक्ल मिलनी चाहिए। मेरा जो दफ्तर था अशोका होटल में, जहाँ पे हम लोग के ऑफिस, हम लोगों ने एक पूरी फ्लोर ले ली थी वहाँ पे। उसमें सारे जितने गांधी के कैरेक्टर्स थे, मौलाना आज़ाद, आचार्य कृपलानी, सरोजनी नायडू, सबकी फोटोग्राफ्स, सबकी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स वहाँ पे थी। और मैं हर एक प्ले देखने जाया करती थी, सारे NSD के प्लेज, सारे दिल्ली में जो प्लेज हुआ करते थे, और मुझे कार्ट ब्लांच परमिशन दी गई थी कि मैं कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास, जहाँ भी जा सकती थी प्लेज देखने, जहाँ पे बड़े बड़े थिएटर का नाम था। और मुंबई को तो खैर मैं जानती ही थी। तो और फिर जब हम लोग स्क्रिप्ट के साथ बैठा करते थे, I would go and meet these actors and tell them, come and meet Richard Attenborough. And then they would meet Richard Attenborough. He had the final say in the matter. Suggestion आप करती थी? मगर suggestion सारे मेरे थे। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तो आप किस किस चीज़ का ध्यान रखती थी जब एक आर्टिस्ट को आप रेकमेंड करती थी एक रोल के लिए? तो क्या मतलब, एक तो लुक हो गया नेचुरली कि कहीं शक्ल, लुक पे मैं उन लोगों को इतना नहीं पहचानती थी। मैंने अपने अपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को मैं नहीं पहचानती थी, मगर मुझे उन लोग का टैलेंट पता था। जैसे पंकज कपूर और जिन्होंने प्यारेलाल का पार्ट किया था, तो मैंने इन लोग के मुझे मालूम था कि इनका टैलेंट क्या है। और रिचर्ड तो वाज एन एक्सपर्ट। तो उसके बाद आपने कई और फिल्मों की भी कास्टिंग की? हाँ, मगर कोई ख़ास इतनी नहीं। हाँ, मैंने किम की, मैंने मिस्ट्रीज ऑफ द ब्लैक जंगल की, मगर उसमें वो मज़ा नहीं आया जो आपने पहली बार जो गांधी के लिए में आई वॉज ऑन द सेट, आई वॉज और शुरू बिल्कुल फ्रॉम day 1 तक
मैं उनके साथ ही रही, तो बहुत आई लर्न अ हेल ऑफ अ लॉट। जो भी कुछ मैंने सीखा है मैंने गांधी फिल्म में सीखा। आपने कुछ 2-4 फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन कभी भी सिनेमा एक्टिंग को आपने सीरियसली नहीं लिया। मैं जब जवान थी तो मुझे हिंदी फिल्में बिल्कुल नहीं पसंद थी। हम लोग कहते हिंदी फिल्म, व्हाट नॉनसेंस, यू बिग स्नॉब्स, हिंदी फिल्म में नहीं काम करना। और अब जब करने मांगते हैं तो मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, आप सेंसर बोर्ड पे भी रह चुकी हैं। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं 8 साल तक सेंसर बोर्ड पे थी और मुझे सबसे पहले तो कि फिल्में देखने को मिलती थी, अंग्रेज़ी, हिंदी सब, और तो ये वो अच्छा लगता था। उन दिनों में लोग इतने नैरो माइंडेड नहीं थे जितने अब हो गए हैं। आप एक कॉलमनिस्ट भी रही, आपने बहुत सारे अरे कॉलमनिस्ट में तो बहुत, मैंने हर एक पेपर के लिए लिखा है। हाँ। और मेरे कॉलम्स ट्रांसलेट भी हुआ करते थे, और इंडिया में ही नहीं मगर खलीज टाइम्स के लिए और एक आध और पेपर के लिए भी लिखा गया। इन सब चीज़ों में से आपने इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं एक दो और भी बाद में डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा आपने क्या एंजॉय किया? क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या किया इन सब में से? टेलीविज़न। आई लव्ड रीडिंग द न्यूज़, क्योंकि आज तक मुझे जो भाव तब मिला था अभी तक मिलता है। हाँ। तो इसलिए मुझे मेरी न्यूज़ रीडिंग, क्योंकि अब बहुत अच्छा लगता है, लोग आके कहते हैं कि आपकी आवाज़, आपके एक्सेंट, आपकी इंग्लिश, एंड थिएटर, आई लव थिएटर। कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट में विमेन के सेक्शन में काफ़ी सोशल काम किया है, तो क्या करती हैं आप, और आपका वुमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है? ओके, वो भी मैं बताऊंगी कि जो हम कानपुर में मेरे फादर थे, हम लोग एक कैंप में रहा करते थे, चकेरी कैंप, जो 22 या 26 गांवों में से बनाया गया था। तो सारे जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प थी सब गांव वाले थे, और बीच में हम लोग का कैंप था। तो खैर जब स्कूल के दिन हुआ करते थे तो मौका नहीं मिला करता था कुछ करने को, मगर गर्मी की छुट्टियों में एयरफोर्स वाले तो सो जाते हैं, मैं चुपके से घर से निकल के, हम लोग बैरिक्स में तो रहा करते थे, और फेंस क्रॉस करके गांवों में जाया करती थी। मगर उन दोनों में गांव साफ़ थे, पानी साफ़ था, उन्हें सफाई की तो नहीं सिखाना पड़ता था, मगर उनको आ ई ई या ABC नहीं आती थी। मुझे भी नहीं आती थी आ ई, मगर मैं ABC सिखाने पे तुली हुई थी। तो मैं 2 महीने या 1.5 महीने गर्मी की छुट्टियों में कम से कम 2 घंटे जाके उनके साथ बैठ के रहती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा सोशल वर्क करने का शौक तब शुरू हुआ। मगर मैं हमेशा ये सोचती थी कि सोशल वर्कर होना मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ पहन के उतरना, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा था आसफ अली बेग और तो उनको देख के ऐसा ही लगता है कि सारी जो अरुणा आसफ अली बेग नहीं मगर अरुणा आसफ अली और ये तारा अली बेग और ये लोग सब बहुत अमीर थी, और उनको गाड़ियों में शोफर्स लाया करते थे। तो मैंने सोचा कि ये तो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। 1970 में 19 नवंबर को जो इंदिरा गांधी का जन्मदिन होता है, उस दिन मैं लंदन से अब वापस ही आई थी, 1 साल हुआ था, 1.5 साल हुआ था। मुझे भी इनवाइट किया गया, ये बांद्रा में चिल्ड्रंस कॉम्प्लेक्स, बहुत खूबसूरत एक एक्सप्रेसवे जहाँ अब होता है वहाँ पे ये हुआ करता था, उसमें इनवाइट किया, और उसको इनॉग्रेट करने इंदिरा गांधी आई थी। और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, एक छोटी सी मेरे साथ एक और लेडी खड़ी थी, तो मैंने उसने उनसे मेरे से पूछा व्हाट डू यू डू, तो आई सेड आई एम इन द मीडिया, क्योंकि मैं टीवी पे थी और मैं लिख रही थी। तो मैंने कहा व्हाट डू यू डू, तो कहने की आई एम अ सोशल वर्कर। आई इमीडिएटली सेड सोशल वर्क, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू सोशल वर्क। हर नेम वाज डॉक्टर जूली नखूडा, and she now runs the India Sponsorship Council and the National Sponsorship Council. And 3 days later, in those days I had no telephone. एक फ़ोन था वो नीचे घर में, मैं नाम ले भी सकती हूँ, श्याम बेनेगल के घर में था फ़ोन, में मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो वहाँ पे फ़ोन आया कि आपका फ़ोन है। मैं नीचे गई, वो डॉक्टर जूली नखूडा था, एंड शी सेड were you serious about this? And I said yes. Before I knew it,
You were doing I social was work. doing social work, and since then I've never looked back. तो Now I'm the national coordinator of the Ladli Girl Child campaign. तो उस पे काफी जोश तो है. women empowerment पे आपका क्या thought है? What is women empowerment? I do not believe in reservation. I believe that we all have the power and we have to exert that ourselves to prove that तो we are empowerment equal. खुद से आएगी, खुद हमसे. से आएगी, हाँ. हर एक औरत को अपने खुद से बिल्कुल. empowerment करना है. बिल्कुल. बाहर And से I support don't नहीं believe, I लेना mean, है. all these things, the stories that you read in the papers every day of किस औरत ने किसको accuse किया है या किस आदमी ने किसको accuse किया, a lot of it is publicity. A lot of it is, again, NGOs getting on the bandwagon and making it into a big media hype. I'm afraid I'm not with आप them. बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करती. तो रिसेंटली आपने कुछ प्लेस भी डायरेक्ट किए हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए. मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए सवा शेर गेहूँ प्रेमचंद की कहानी को ट्रांसलेट करके और रेडियो प्ले किया था, और उसको कई लोगों ने सुना, इंस्टीट्यूशंस ने, और फिर निर्मला निकेतन ने मुझे इनवाइट किया कि उनके स्टूडेंट्स को मैं डायरेक्ट करूं. तो मेरा डायरेक्शन कोई पब्लिक डायरेक्शन नहीं हुआ है, मेरे ऐसे छोटे छोटे काम हैं. और उस प्ले को सेंट जेवियर स्कूल ने अपने करिकुलम में भी ऐड किया है. तो मुझे छोटा छोटा सक्सेस मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. आई एम वेरी हैप्पी. डॉली, आपका जो ड्रेस सेंस है वो बिल्कुल हटके है, अलग है. जो कपड़े और जिस तरह से आप ड्रेस होती हैं, एटलीस्ट बॉम्बे में बहुत कम लोग ऐसे ड्रेस होते हैं. आपका वैसे थोड़ा सा दिल्ली स्टाइल है ड्रेसिंग का. तो कैसे चूज करती हैं आप अपने कपड़े? ये दिल्ली स्टाइल वालों ने भी बदल दिया है, वो लोग भी बड़े ग्लिटर पहन के आते हैं आजकल. नहीं, मुझे खादी बहुत पसंद है. मैं ज़्यादातर एक तो सूती साड़ियाँ पहनती हूँ, कॉटन पहनती हूँ. मुझे झिमक धिमक नहीं पसंद बिल्कुल. और मुझे मालूम है कि क्या मेरे पे अच्छा लगता है. ये नहीं कि क्योंकि वो फैशनेबल है तो मैं भी पैंट सूट पहन के निकल आऊँ या कुछ. मुझे मालूम है क्या मेरे पे अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है. तो आई एम वेरी पर्टिकुलर. और क्या कलर्स मेरे पे अच्छे लगते हैं. मैं सांवली रंग की हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं कई कलर्स हैं जो मैं नहीं पहन सकती. तो बहुत मज़ा आ रहा है डॉली जी आपसे बात करके, और मन कर रहा है कि और बहुत सारी बातें करें, लेकिन क्या करें, टाइम. तो इससे पहले कि हम अपना शो ख़त्म करें, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे रैपिड फायर, और आपको उनका जवाब देना है. और उसके बाद आप मेरे लिए एक ऑटोग्राफ साइन करेंगी और हमारे शो के बारे में कुछ लिखेंगी. नारी को शक्ति का रूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारी में शक्ति है. ओके, गुड. 1 महीने के लिए घूमने जाना हो तो कहाँ जाएंगी? लंदन मे बी. If at all London, it is my second home. हाँ. आपका फेवरेट कलर? White, yellow, black. आप जॉइंट फैमिली पसंद करती हैं या सिंगल फैमिली? Single family any day. ओके. किसी इंडियन पर्सनालिटी पे किताब लिखनी हो तो किस पर लिखेंगी? अपने. वंडरफुल. फेवरेट खाना कौन सा है आपका? ओह, हिंदुस्तानी. सबसे अच्छी डिश आप कौन सी बनाती हैं? दाल गोश्त. सबसे बड़ा पैशन जिंदगी में? अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में काम करना. मैंने सब कुछ किया है, बुक रीडिंग की है, स्टेज पे किया है, और अभी तक फिल्म में काम नहीं फिल्म में किया. नहीं काम किया. किस तरह की फिल्में देखना पसंद करती हैं? ओह, सीरियस फिल्म्स. अगर कुछ छोड़ना हो जिंदगी में तो क्या छोड़ना पसंद करेंगे? इम्पेशंस. तो अब डॉली जी, हमारे रैपिड फायर तो अब ख़त्म हुआ. अब आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए अपना, और हमारे, हाँ जी, और हमारे शो के बारे में कुछ लिखिए. आपकी तस्वीर देखिए, इन्होंने अभी अभी खींच के और लगा भी दी. To write something about Yeah, autograph here and then whatever you want to write. on top of this. Wherever. जो भी आपको अच्छा लगे.